नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। देश में कोविड टीकाकरण का अगला चरण आज से वरिष्ठ नागरिक और 45 वर्ष से अधिक के रोगग्रस्त लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण वेबसाइट www.cowin.gov.in पर आज सवेरे 9 बजे से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने लोगों से टीका लगवाने और देश को कोरोना मुक्त बनाने की अपील की। 10,000 सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण निःशुल्क होगा। प्राइवेट अस्पतालों में एक खुराक के लिए ₹250 लगेंगे। ओडिशा में 5 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की जांच अनिवार्य। उत्तर प्रदेश और बिहार में पहली कक्षा से 5 तक के स्कूल आज से खुले। वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई। महाराष्ट्र और गुजरात विधानसभा का बजट सत्र आज से। दूरसंचार स्पेक्ट्रम के लिए छठे दौर की नीलामी आज से शुरू। और यूक्रेन कुश्ती प्रतियोगिता में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड टीकाकरण के अगले चरण के तहत आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू हो रहा है। इसके लिए आज सुबह 9 बजे से वेबसाइट www.cowin.gov.in पर पंजीकरण किया जा सकता है। कोविन 2 पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण कराया जा सकता है। 10,000 सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी, जबकि करीब 20,000 प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा। प्राइवेट अस्पताल कोविड वैक्सीन के लिए ₹250 तक प्रति खुराक ले सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस चरण में होने वाले टीकाकरण के लिए पात्र व्यक्ति कोविन 2 पोर्टल पर अपने अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से कुल 4 लाभार्थियों का ही पंजीकरण हो सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अपने फोटो पहचान पत्र का भी प्रयोग करना होगा। इसके बाद लोग टीकाकरण के लिए अपने नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र का चुनाव अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। टीकाकरण के समय और केंद्र की पुष्टि मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने 20 बीमारियों की एक सूची जारी की है, जिसके जरिए 45 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय प्रत्यारोपण, गुर्दा और लीवर प्रत्यारोपण, ल्यूकेमिया, एड्स, पिछले 1 वर्ष में हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती हुए लोगों के अलावा सांस संबंधी बीमारी वाले लोग शामिल हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड टीके की पहली खुराक ली। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में कोविड महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत किया है, वो उल्लेखनीय है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि जो भी वैक्सीन लेने के पात्र हैं, वे सभी टीका लगवाएं और हम सब मिलकर भारत को कोविड मुक्त बनाएं। पुद्दुचेरी की नर्स सिस्टर पी निवेदा ने श्री मोदी को कोवैक्सीन का टीका लगाया। टीका लगाते समय प्रधानमंत्री ने असम का गमछा पहना हुआ था, जो असम में महिलाओं के आशीर्वाद का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर इस गमछे को पहने हुए दिखाई दिए हैं। आम लोगों को किसी प्रकार से असुविधा न हो, इसलिए प्रधानमंत्री बड़े सवेरे बिना किसी निर्धारित सड़क मार्ग के एम्स पहुंचे और उन्होंने टीका लगवाया। देश में अब तक 1,43 लाख टीके लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस बीच कोविड से ठीक होने की दर 97.1% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1,07,75,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय मरीजों की संख्या लगभग 1,64,000 हो गई है, जो कुल संक्रमित लोगों की संख्या का 1.48% है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,57,051 हो गई है।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 197 नए मरीजों का पता चला है। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 6,39,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक 6,27,000 से अधिक व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 10,910 हो गई है। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं और 5 निजी अस्पतालों में कोविड टीकाकरण अभियान के अगले चरण की शुरुआत कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्राइवेट अस्पताल स्थलों का निरीक्षण किया और नोडल अधिकारियों के साथ टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में इस अभियान के लिए प्राइवेट अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ओडिशा सरकार ने 5 राज्यों से वापस आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस की जांच की जरूरी कर दी है। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास ने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों को हवाई अड्डे पर ही जांच से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि यदि उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें एंटीजन जांच करानी होगी और जांच के बाद ही कोविड संक्रमण की पुष्टि होने पर संगरोध में रहना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने 24 फरवरी को महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय टीम भेजी है। अमेरिका के औषध नियामक ने कोरोना महामारी के इलाज के लिए जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के टीके को मंजूरी दे दी है। इस टीके की सिर्फ एक ही खुराक पर्याप्त है। अमेरिका में कोरोना महामारी के लिए मंजूर किया गया तीसरा टीका है। ये फाइजर और मॉडर्ना का किफायती विकल्प है और इसे फ्रीजर के बजाय रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से सतर्कता बरतने में कोई ढिलाई नहीं रखने की अपील की है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महामारी से संबंधित दिशा निर्देशों में ढिलाई देने का समय अभी नहीं आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ आर्थिक अभियान ही नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय चेतना है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजियां खाते देखते हैं, जब भारत में बने टैंक, भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं, जब समृद्ध देशों में हम मेट्रो ट्रेन के मेड इन इंडिया कोचेज देखते हैं, जब दर्जनों देशों तक मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को पहुंचते हुए देखते हैं, तो हमारा माथा और ऊंचा हो जाता है। हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा। जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल के संचयन के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है। हम अभी से जुटेंगे। हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे, गांवों में, तालाबों में, पोखरों की सफाई करवा लेंगे, जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बच्चों से समय का समुचित उपयोग करने को कहा। आने वाले कुछ महीने आप सबके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। अधिकतर युवा साथियों के एग्जाम्स, परीक्षाएं होगी। आप सबको याद है ना, वॉरियर बनना है, वरियर नहीं। हंसते हुए एग्जाम देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है। किसी और से नहीं, अपने आप से ही स्पर्धा करनी है। पर्याप्त नींद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है। खेलना भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो खेले वो खिले। रिवीजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने हैं। यानी कुल मिलाकर इन एग्जाम्स में अपने बेस्ट को बाहर लाना है। प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा का चौथा संस्करण इस महीने आयोजित किया जाएगा। इस बार ये कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से होगा। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ आगामी परीक्षाओं के सिलसिले में चर्चा करेंगे।
उत्तर प्रदेश में आज से पहली कक्षा से 5 तक के लिए प्राथमिक विद्यालय खुल रहे हैं। सभी विद्यालयों में सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां बच्चों के तापमान की जांच, मास्क पहनना और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे नियम अनिवार्य हों और स्कूलों में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने सभी कक्षाओं के लिए साप्ताहिक समय सारणी जारी की है ताकि सभी विद्यार्थियों को प्रतिदिन विद्यालयों में न जाना पड़े। पूरे कोरोना काल के दौरान सुनसान पड़े प्राथमिक विद्यालय लगभग 1 साल के अंतराल के बाद फिर से गुलजार हो जाएंगे। क्लासरूम में एक बार फिर हल्ला गुल्ला होगा और मासूम निगाहें एक अरसे के बाद नजर आने वाले दोस्तों की तलाश करेंगी। शिक्षा विभाग ने भी छात्रों के शानदार स्वागत के लिए तैयारियां की हैं। स्वागत पोस्टरों, गुब्बारों और फूलों के साथ सजे स्कूल मानो किसी त्योहार के लिए तैयार हुए हों। बैंड बाजे और मिठाई और तिलक के साथ बच्चों का स्वागत स्कूल के गेट पर खुद अध्यापक करेंगे। लेकिन अब सब कुछ पहले की तरह नहीं होगा। सबसे खास अंतर तो यही होगा कि क्लासरूम और बसों को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा और अध्यापकों के साथ ही बच्चे जहां एक ओर मास्क पहने रहेंगे, वहीं दूसरी ओर बार बार हाथ धुलने, उनके शरीर के तापमान की जांच करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का अधिकतम पालन सुनिश्चित करने की भी तैयारी रहेगी। यानी नो टिफिन शेयरिंग और पेन पेंसिल या कॉपी किताब की अदला बदली भी होगी बंद। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में भी पहली कक्षा से कक्षा 5 तक के सभी स्कूल आज से खुल रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण स्कूल पिछले 24 मार्च से बंद थे। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए स्कूल पहले ही खुल गए थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सभी स्कूलों को कोविड मानदंडों का पालन करना होगा। विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया के तहत फेस मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी का पालन करना और 50% उपस्थिति को अपनाना होगा। सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अपने संबंधित स्कूल में उपस्थित रहने को कहा गया है। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। देश में कोविड टीकाकरण का अगला चरण आज से। वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक के रोगग्रस्त लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण वेबसाइट www.cowin.gov.in पर आज सवेरे 9 बजे से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने लोगों से टीका लगवाने और देश को कोरोना मुक्त बनाने की अपील की। 10,000 सरकारी अस्पतालों में टीका निःशुल्क लगेगा। प्राइवेट अस्पतालों में एक खुराक के लिए 250 रुपए लगेंगे। ओडिशा में 5 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की जांच अनिवार्य। उत्तर प्रदेश और बिहार में पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूल आज से खुले। वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई। महाराष्ट्र और गुजरात विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। दूरसंचार स्पेक्ट्रम के लिए छठे दौर की नीलामी आज से शुरू। और यूक्रेन कुश्ती प्रतियोगिता में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अंतिम तिथि का विस्तार निर्वाचन आयोग की अनुमति से किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये निर्णय करदाताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे पहले रिटर्न भरने की अंतिम तिथि पिछले वर्ष 31 दिसंबर से बढ़ाकर इस वर्ष 28 फरवरी की गई थी। महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी राज्य विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 10 दिन के बजट सत्र में 8 दिन कामकाज होगा और 8 मार्च को राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इस सत्र के दौरान राजस्व, उच्च शिक्षा और गृह विभाग से संबंधित कई विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा विधानसभा और विधान परिषद के सदनों को संयुक्त रूप से किए संबोधन से होगी। सामान्य रूप से बजट सत्र 6 हफ्तों के लिए आयोजित होता है, लेकिन इस वर्ष राज्य में कोविड महामारी के प्रकोप की पृष्ठभूमि पर सत्र का कालावधि कम किया गया है। पिछले साल भी इसी कारण बजट सत्र का कालावधि कम किया गया था। सत्र के पहले दिन राज्य सरकार द्वारा पूरक मांगे पेश की जाएगी और कल राज्यपाल के संबोधन पर चर्चा होगी। अगले 2 दिनों में पूरक मांगों पर चर्चा होगी। वहीं दूसरी ओर विरोधी दल बीजेपी ने सरकार को विभिन्न मुद्दों
पर घेरने के अपने इरादे साफ किए हैं। पूजा चौहान की मौत का मामला, राज्य में कोविड महामारी की स्थिति, विधानसभा के सभापति के पद पर नियुक्ति, सरकारी विभागों में कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर विपक्ष कड़ा रुख अपनाने की संभावना है। साथ ही भंडारा अस्पताल में लगी आग में शिशुओं की मृत्यु, कोविड केयर सेंटर में महिलाओं के साथ दुर्वर्तन, बाढ़ तथा चक्रवात से पीड़ित किसानों को मदद देने में हुआ विलंब जैसे मुद्दों पर भी सवाल पूछे जाने की संभावना है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दिया है। श्री राठौड़ ने कहा कि उन्होंने पूजा चौहान मौत मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा उनके इस्तीफे की मांग अनुचित है और जांच पूरी हुए बिना ही उन पर आरोप लगाए गए हैं। वहीं विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभी ये साफ नहीं है कि श्री राठौड़ का इस्तीफा स्वीकार किया गया है या नहीं। उन्होंने कहा कि श्री राठौड़ को पहले दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। 1 महीने चलने वाला बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण से होगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल बुधवार को बजट पेश करेंगे। उनके पास वित्त मंत्रालय भी है। उन्होंने हाल ही में गुजरात बजट मोबाइल ऐप आरंभ किया है ताकि अधिकारी, विधायक और अन्य नागरिक मोबाइल फोन पर बजट संबंधी प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर सके। गुजरात में कल 81 नगर पालिकाओं, 31 जिलों और 231 तालुका पंचायतों के चुनाव के लिए 61% से अधिक मतदान हुआ। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान 23 नगर पालिकाओं और 3 तालुका पंचायतों का उपचुनाव भी संपन्न हो गया। मतगणना कल होगी। गुजरात में म्यूनिसिपैलिटी, जिला और तालुका पंचायतों के लिए कल हुए मतदान में कुल 8,302 सीटों के लिए 22,000 से अधिक उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद हो चुका है। ग्रामीण मतदाताओं ने शहरी मतदाताओं की तुलना में मतदान में काफी उत्साह दिखाया है। म्यूनिसिपैलिटी, जिला और तालुका पंचायतों के लिए हुए मतदान में करीब 60% वोट डाले गए, जो पिछले सप्ताह 6 नगर निगमों के लिए हुए 46% वोटिंग से 14% अधिक है। सूत्रों के अनुसार 81 म्यूनिसिपैलिटी के लिए 55%, 31 जिला पंचायतों के लिए 63% और 231 तालुका पंचायतों के लिए 64% वोट डाले गए। मतदान कोविड-19 के कड़े दिशा निर्देशों के अंतर्गत कराया गया। पिछले सप्ताह हुए 6 नगर निगमों के चुनाव में शासक भाजपा ने विजय दर्ज की थी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। सरकार ने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर खेल और अन्य संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल एक वर्चुअल प्रदर्शनी के उद्घाटन और खेल खेल में पुरस्कार की घोषणा के दौरान सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आईआईटी इस वर्ष से ही इन क्षेत्रों में पाठ्यक्रम शुरू करेगा। I am happy to announce that the Ministry of Information and Broadcasting, in collaboration with IIT Bombay, has decided to form a Center of Excellence in Gaming and other related areas. And IIT will start courses from this year itself. So, we are at an advanced stage of preparation. But let us see when the new session begins in 2021, because from that time onward, it will come into effect. झारखंड में 8वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय आज से खोल दिए गए हैं। कॉलेज, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान, कौशल विकास केंद्र, पार्क, सिनेमा हॉल तथा खेल स्टेडियम भी आज से खुल रहे हैं। इन सभी जगहों पर कुल क्षमता के आधे लोगों को जाने की अनुमति होगी। दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आज से बोलियां लगाई जाएंगी। ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। संचार मंत्रालय ने कहा है कि ये नीलामी 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए होगी। नीलामी के जरिए आवंटित स्पेक्ट्रम की वैधता 20 साल की होगी। मंत्रालय के अनुसार 2251 मेगाहर्ट्ज से अधिक के स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी, जिसका अनुमानित मूल्य 3,92,332 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में स्पेक्ट्रम की नीलामी के संचार मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत व्यावसायिक मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा। नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम हासिल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क की क्षमता बढ़ा सकेंगे और कई नई कंपनियां भी इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं शुरू कर सकेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन का समापन 4 मार्च को होगा। मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन बंदरगाह, पोत और जलमार्ग मंत्रालय डिजिटल मंच www.maritimeIndiaSummit.in पर करेगा। सम्मेलन में भारतीय नौवहन क्षेत्र के लिए अगले दशक की योजना पर चर्चा होगी और वैश्विक नौवहन क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने की दिशा में काम होगा। सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रसिद्ध वक्ता हिस्सा लेंगे और भारतीय नौवहन क्षेत्र में निवेश तथा संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। डेनमार्क को सम्मेलन में भागीदार देश बनाया गया है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने यूक्रेन के कीव में आयोजित 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेन के रेसलर्स और कोच मेमोरियल में महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में कल स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में विश्व की 7वें नंबर की पहलवान बेलारूस की वेनेसा कलाज़िंस्काया को हराया। एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता विनेश कल सेमीफाइनल में रोमानिया की एना ए को हराकर फाइनल में पहुंची थी। वो टोक्यो खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है। 26 वर्षीय विनेश रोम में 4 से 7 मार्च तक आयोजित सीजन के पहले रैंकिंग टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेंगे। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज दिन भर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा, तापमान 21 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बात करें दक्षिण की तो चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 23 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पूरब चलें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर में श्रीनगर, जम्मू और लेह में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू में तापमान 13 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 17 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। म्यांमार में नागरिक सरकार की बहाली और पद से हटाए गए स्टेट काउंसलर आंग सांग सूची की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस और सशस्त्र बलों की कार्रवाई में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन के उच्चायुक्त के कार्यालय ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ बल के प्रयोग के कारण कम से कम 18 लोग मारे गए और 30 से अधिक घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने सैन्य सरकार से अनुरोध किया है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को बहाल करें और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और निखिल बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, कोरोना टीकाकरण का अगला दौर अखबारों की बड़ी खबर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, बुजुर्गों और रोगियों को आज से दिया जाएगा टीका, सुबह 9 बजे से पंजीकरण। कोविन की फर्जी साइट से बचें। बुजुर्गों के टीकाकरण पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं, तुमको हमारी उम्र लग जाए। दूसरी ओर जनसत्ता सचेत करता है, लगातार चौथे दिन कोविड के 16,000 से ज्यादा रोगी। 6 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। अमर उजाला बड़ी कामयाबी शीर्षक से लिखता है, भारत ने साल के पहले मिशन में अंतरिक्ष में भेजे 19 उपग्रह, दुश्मन पर पैनी नजर रखेगा सिंधु नेत्र उपग्रह। डिजिटल प्रारूप में गीता और आत्मनिर्भर भारत के प्रति एकजुटता के प्रति दिया सम्मान। पहली बार ब्राजील का उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ब्राजील से अंतरिक्ष सहयोग में ऐतिहासिक क्षण। राष्ट्रीय सहारा का कहना है, विद्यार्थियों के लिए भी 5 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। राष्ट्रीय सहारा ने आकाशवाणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को शीर्षक दिया है, आत्मनिर्भरता की पहली शर्त स्वदेशी पर गर्व। दैनिक जागरण का शीर्षक है, जल आस्था है और विकास की धारा भी। प्रधानमंत्री ने मन की बात में जल संरक्षण पर दिया जोर। राजस्थान पत्रिका सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखता है, अब व्हाट्सएप के जरिए नहीं मिलेगा सुनवाई का लिंक, नया सूचना प्रौद्योगिकी नियम के तहत फैसला। वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक वकीलों और पक्षकारों को पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।
हिन्दुस्तान का शीर्षक है म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां, 18 की मौत, 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना। नेपिता और यांगून में लोगों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, रैलियों और जनसभाओं से चढ़ने लगा चुनावी पारा, सभी दल दिखा रहे हैं ताकत। अमर उजाला की खबर है, ऑटोमोबाइल राजधानी जर्मनी के बर्लिन को 6 साल में कार मुक्त शहर बनाने की मुहिम तेज, साल में सिर्फ 12 बार कार चलाने की इजाजत पर जोर। शहर में 10 लाख से अधिक कारें, जिनमें से कई ज्यादातर समय खड़ी रहती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड टीकाकरण का अगला चरण आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक के रोगग्रस्त लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण वेबसाइट www.cowin.gov.in पर आज सवेरे 9 बजे से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने लोगों से टीका लगवाने और देश को कोरोना मुक्त बनाने की अपील की। 10,000 सरकारी अस्पतालों में टीका निःशुल्क लगेगा। प्राइवेट अस्पतालों में एक खुराक के लिए 250 रुपए लगेंगे। ओडिशा में 5 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की जांच अनिवार्य। उत्तर प्रदेश और बिहार में 1ली से 5वीं कक्षा तक के स्कूल आज से खुले। वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई। महाराष्ट्र और गुजरात विधानसभा का बजट सत्र आज से। दूरसंचार स्पेक्ट्रम के लिए 6ठे दौर की नीलामी आज से शुरू। और यूक्रेन कुश्ती प्रतियोगिता में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।